नमस्ते बच्चों, हिंदी के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। कल तक हम लोग कैदी और कोकिला के सभी पद, उसका भावार्थ सब पढ़ लिए। आज हम लोग इस पर अभ्यास कार्य करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उत्तर बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको वीडियो को पॉज कर करके इसको लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि मानो वह उससे कुछ कहना चाहती है, कवि से कुछ कहना चाहती है। या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा, उत्साह देना चाहती है, या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके संकेतों, उसके इशारों पर आत्म बलिदान, स्वयं बलिदान करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की, किस कारण से कोयल बोल रही, कवि ने बताई है। कवि ने कोयल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावनाएं बताई हैं, व्यक्त की हैं। कोयल कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है, कवि के आंसू पोंछने आई है, परतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है, कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है, कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है, संकट के सागर को सामने देखकर स्वयं बलिदान होने आई है। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या दिया है प्रश्न, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? बहुत आसान है, आप जान ही रहे उस समय किसका था, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन। तो इसका उत्तर, ब्रिटिश शासन की तुलना तम मतलब अंधकार, तम के प्रभाव से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर निरपराध भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता था, उनसे पत्थर तोड़वाया जाता था, पानी निकलवाया जाता था, इत्यादि बहुत से। ये तो हो गया कवि ने जो कहा। बाकी और कैदियों के साथ क्या क्या होता था, यह कहना बड़ा मुश्किल है। चौथा क्या है, कविता के आधार पर पराधीन भारत, गुलाम भारत, परतंत्र भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए, बताइए। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था उन लोगों के साथ? पराधीन भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं, जैसा कि मनुष्य के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। राजनैतिक बंदियों को भी, राजनैतिक बंदी कौन होते थे? जो इस तरह से आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे, चाहे वो मौन संघर्ष करें, चाहे जैसे उन्हें राजनैतिक बंदी कहते थे। तो उन राजनैतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों, डकैतों, राहजनों मतलब जो रास्ते में जाते हुए लोगों से सामान छीनते हैं, उन्हें राहजन बोलते हैं, और उस कार्य को राहजनी और राहजनों के साथ रखा जाता था।
उन्हें रहने के लिए अंधेरी कोठरी दी जाती थी। उन्हें हथकड़ी से बांध कर रखा जाता था, लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। भोजन भी इतना कम दिया जाता था कि जिससे पेट नहीं भरता था। उनसे पशुओं का काम लिया जाता था। जो कोल्हू पशु चलाते हैं, जो पानी की मोट पस खींचते हैं, यह कार्य उन लोगों से लिया जाता था। ठीक है। पांचवा क्या दिया है? भाव, कहने का अभिप्राय। भाव मतलब क्या होता है? कहने का अभिप्राय, उसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? क, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। तो मृदुल होता है मीठा, मधुर। तो इसका भाव क्या है? कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, यदि कहीं कुछ मृदुलता, मधुरता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुजाकर उसे क्या कहना चाहती है। यह कवि की कल्पना है, जबकि कोयल को ऐसा कुछ नहीं है। कोयल तो कहीं भी पेड़ है, बसंत ऋतु आते ही अपना वो कूकने लगती है, लेकिन यहाँ पर कवि की कल्पना है। ख है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है, कुआं तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए इसका क्या मतलब है। इसमें जेल की असहनीय, जिसे सहा न जा सके, यातनाएं, कष्ट झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक, गर्व पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांध कर, जुआ शायद जो गांव के बच्चे होंगे देखे होंगे, उनमें 2 बैलों को बांध करके उसमें लगा करके और खेत वगैरह जोता जाता है। तो जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया, ज्ञान हो गया है कि अब वह अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। यह तो माखनलाल चतुर्वेदी की कल्पना है, लेकिन हम लोगों की समझ से जो इतिहास पढ़े हैं कि ये अंग्रेज बिना मारे यहाँ से नहीं जाने वाले थे। जब चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह अंग्रेज़ों को मारे हैं, या बहुत सारे लोग आज़ाद हिंद फौज की रचना किए, कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही पूरे भारत में जब इनके खिलाफ विद्रोह हुआ है, ये मारे जाने लगे हैं, तब यहाँ से भागे हैं। ठीक है, चलो छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। अर्धरात्रि में, यहाँ पे अध लिखा है, ऊपर रेफ नहीं लगा है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख में कवि को क्या अंदेशा है? अंदेशा, संदेशा, संदेह, अंदेशा, संदेह, क्या संदेह है? ठीक है, तो इसका उत्तर छठे का क्या है? कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है, पिघल गई है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। ऐसी कवि की कल्पना है। ठीक है, सातवां क्या दिया है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तुझे मिली हरियाली डाली और उनके लिए काल कोठरी। तो प्रश्न क्या है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल क्या है? स्वतंत्र है, जबकि कवि क्या है? बंदी है। वह आज़ाद है, चाहे जहाँ आ जा सकती है, घूम सकती है, बोल सकती है, और जबकि कवि क्या है? बंदी है, कारागार में है। ठीक है, कालगृह में है। कोयल हरियाली डाली पर बैठी है, हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है, अपराध है। ठीक है, रोना भी है मुझे गुनाह। तो ये हो गया इसका उत्तर। आठवां क्या है? कवि के स्मृति पटल याद पर
स्मृति पटल क्या होता है? माथे पर। कवि के स्मृति मतलब याद। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? बहुत अच्छा। तो इसका उत्तर देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित हैं। क्या क्या हैं? जब ओस से सनी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थीं तब कोयल गान सुनाती थी। जब विंध्याचल पर्वत से गिरने वाले झरनों पर कोयल गान सुनाती थी। जब विंध्याचल पर्वत मतलब विंध्य पर्वत, जब विंध्य पर्वत की बहुत बहुत ऊंची चोटियों पर कोयल गान सुनाती थी। जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कपाने वाली हवा के बीच कोयल गान सुनाती थी। यह कवि के स्मृति पटल, कवि के स्मृति पटल मतलब कि कवि ने इन जो विंध्य पर्वत इतना दूर तक फैला हुआ है तो उन्होंने पेड़ों पर, बाग बगीचों में, जंगलों में कोयल को बोलते हुए सुना है। वो सब चीज़ें उनको याद है। क्यों? अब कोयल इन सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर इसलिए तुली है क्योंकि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध है, दुखी है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? यहाँ पे बेड़ी, हथकड़ी, बेड़ी को, और एक लाइन एक जगह मैं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि चोरी चालाकी करना, जुआ खेलना, हथकड़ी बेड़ी मर्दों का श्रृंगार है। ठीक है, वो तो जैसे कभी लोग लिख देते हैं उसी तरह से वहाँ पे अंतिम में क्या, हथकड़ी बेड़ी मर्दों का श्रृंगार है। श्रृंगार तो उसे गहना मान लिए हैं। यहाँ पर भी कवि ने वही किया है कि हथकड़ियों को क्या कहा है? गहना कहा है। तो क्या होगा उत्तर? गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारण करने वाला, पहनने वाला गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। तो माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास घर तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी थी। किस लिए? आज़ादी के लिए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की। अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा, मान सम्मान बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, सम्मान दी, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे आज भी हम लोग उनका बड़े सम्मान के साथ, बहुत उनका आदर करते हैं, सम्मान के साथ नाम लेते हैं। ठीक है। 10वां क्या है? काली तू ऐ आली। इन पंक्तियों में, पूरी पंक्ति है, पूरी पंक्ति को देखिएगा। काली तू ऐ आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार पर विवेचन कीजिए। ठीक है, काव्य सौंदर्य जैसे होता है ऐसे। तो यहाँ पे दिया है काली तू ऐ आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार विवेचन करने के लिए बोले हैं। तो पूरा पंक्ति क्या है अब देख लीजिए। काले रंग के अर्थ में काली तू, रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। यह काले रंग में हुआ है प्रयुक्त। और अन्याय के अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है? देखिए, काला रंग, काली तू, रजनी भी काली। यहाँ काली तू काली है, काला रंग है। रजनी काली, रात काली होती है। टोपी काली, टोपी काली, कंबल काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है? काले हैं, तो काले रंग के लिए बोला गया है। लेकिन एक पंक्ति में क्या है? शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। अब शासन की करनी भी काली, तो यहाँ काले रंग से मतलब नहीं है। और लौह श्रृंखला काली, यहाँ भी काले से मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है? उनका काला शासन, अन्याय भरा शासन, लोगों पर अत्याचार करना। तो यह किस में है? अन्याय के अर्थ में लिया गया है। जो अन्याय है उसे काला मान लिया गया है। फिर काली लहर कल्पना काली, यहाँ पे भयानक लहर काली। अब लहर काली थोड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर लहर को काली, काली लहर कल्पना काली। कल्पना कैसी काली है?
तो यहाँ पे भयानकता के रूप में इसे माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हाँ, 11वां क्या है, काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य, कविता में सुंदरता क्या है, तो कविता में सुंदरता के लिए, काव्य सौंदर्य के लिए क्या क्या होता है, रस है, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, तो छंद भी पाठ्यक्रम में नहीं है, रस भी नहीं है। फिर भी 9 रस होते हैं। रस क्या होता है, भाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि जो मन में उत्पन्न होता है तो रस होते हैं। ठीक है, 10वीं में है, लेकिन संक्षेप में इसकी जानकारी शायद दे दी गई होगी या आगे आपको बताया जाएगा। अलंकार आप लोग पढ़े हैं, किसमें क्या अलंकार है। हम लोग 8 अलंकार पढ़े हैं, 8वीं में भी पढ़े हैं और 9वीं में भी अलंकार आपको भेज दिया गया है। तो काव्य सौंदर्य, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो क्या सौंदर्य है इसमें, इस काव्य में, काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल, दावानल जंगल की जो आग होती है उसे दावानल कहते हैं, दावानल की ज्वालाएं दिखी हैं। तो काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण प्रभाव पड़ा है। मानवीकरण, जब अलंकार पढ़े ही होंगे कि जब किसी अचेतन में हम मनुष्य की संभावना कल्पना करते हैं, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। दावानल की ज्वालाएं में अतिशयोक्ति, दावानल की ज्वालाएं क्यों, जंगल की आग, जंगल की आग से यहाँ कोई मतलब नहीं, इसलिए क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार तथा क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। गीत मधुर हैं, गाए जा सकते हैं। ठीक है, ये है काव्य सौंदर्य। ख, दावानल दिखी, अनुप्रास में जब होता है कि एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, तो यहाँ दावानल दिखी में द वर्ण आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। ख, तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। इसमें क्या काव्य सौंदर्य है, इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर लगा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी, रणभेरी क्या है, युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा, वाद्य यंत्र, और आप लोग भी सुनते होंगे, बहुत सारे गानों में भी है। और एक जो है मैं भेजा भी था, जिसको मैं बोला था कि आप लोग ज़रूर से जो है सुनिएगा। आरंभ है प्रचंड करके, बाद में पता चल गया गुलाल फिल्म में वह गाना गाया गया है। तो कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। ठीक है। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। तुकांत जिसमें तुक अंत में मिलता हो। प्रवाहमयी है, गाई जा सकती है, भावना है इसमें। ठीक है, उत्साह भी है। तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार है। तेरी मेरी में भी री, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि अंत में भी जब वर्ण मिलते हैं वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। तेरी मेरी में री मिल रहा है, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब है रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति। कवि जेल के आसपास अन्य पंछियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की। बहुत अच्छा, बहुत सारे पंछी रहे, कौवा भी बोलता होगा, चिड़िया भी बोलती है, लेकिन यहाँ पर कोयल की ही बात क्यों की है।
ठीक है। तो कोकिल का मार्मिक स्वर उसके मन को छू गया। कोयल जो बोल रही थी उसका जो स्वर है, उसकी आवाज़ कवि के मन को छू गया। उसकी कोमल भावनाओं को समझकर उसने उसी के स्वर का वर्णन किया और उसी पे कविता लिख डाली। 13वां क्या है? आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के एक सा व्यवहार क्यों किया गया जाता होगा? तो स्वाभाविक है, चोरों डकैतों बटमारों के साथ रखा गया, उनको अपमानित करने के लिए, उनको जलील करने के लिए कि दोबारा ये ऐसा न करें या इनके मन से आज़ादी की जो भावना है वो ख़त्म हो जाए, ये सब सोचे होंगे। तो ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी कि भारत ऐसे ही गुलाम रहे, वो लोग हमसे टैक्स लेते रहें, हमारे लोगों पर अत्याचार करते रहें। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित करने के लिए, तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों, राहगीरों, जो राहजनी करने वाले थे, उनके साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी, जैसे और लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था। ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? हाँ, पाठेतर सक्रियता, पाठेतर पाठ से हटकर, जो कि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न यह सोच के लिए दिया गया है। पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थीं? उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी? इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। ठीक है। तो जिसके पास समय होगा देखिएगा। तो बहुत सारी जो है ऐसी जेलें थी जिसमें वीर सावरकर थे, गोलवरकर थे और सरदार भगत सिंह भी थे। नैनी की सेंट्रल जेल थी, दिल्ली की जेल थी और एक में काला पानी में जहाँ लोग बाहर भेज दिए जाते थे। तो ऐसी विभिन्न जेलें थी जिनमें उनको डाल दिया जाता था और सबसे ज़्यादा यातनाएं कहाँ मिलती थी? काला पानी, जो कि समुद्री रास्ते से होकर के जाते थे। अगला क्या है? स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। कह रहे हैं पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। जेलों में अपराधियों को सुधारने के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। हाँ, अब जो है अब की जेलों में उस तरह से यातनाएं नहीं हैं। आज भी बहुत सारे काम होते हैं, उनसे बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, कालीन की बुनाई, खेती बाड़ी, ये सब उनको सिखाया जाता है। लघु कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग उसमें चलते हैं। ये कुटीर मतलब जैसे कुटियों में अपने घरों में लोग रह करके जो काम करते हैं, उसी तरह से जेलों में कार्य लिए जाते हैं। और ऐसा भी है कि शायद उनको उसका पारिश्रमिक, एक निश्चित पारिश्रमिक भी दिया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जाकर अपराध करने के बाद पछताते भी हैं, सुधार होता भी है, नहीं भी होता है। बहुत सारे ऐसे तो और खूंखार हो जाते हैं जेल में जाने के बाद। ठीक है। तो यह कवि की सोच है। इसके बाद जो शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ आप लोग जरूर लिखा करें। बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। हिमकर, मैं पहले ही बताया था कि हिमकर चंद्रमा को यहाँ कहा गया है, लेकिन हिमकर हिमालय को भी बोला जाता है। दावानल, जंगल की आग। मोट, पुर बोलते हैं, चरसा भी बोलते हैं। चमड़े का डोल, जिसमें कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। अब चमड़े क्या होता है? पहले जैसे गाय भैंस मरने पर उसका चमड़ा उतार लेते हैं। चमड़ा उतारने के बाद उसे फैक्ट्री वगैरह में, कारखाने में उसे पकाते हैं। फिर उसे गोलाकार में काट लेते थे और किनारे किनारे छेद बना करके उसको गोलाकार बाल्टी जैसा बना लेते थे, उसे मोट कहते थे। ठीक है।
आज के समय में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, या शायद कहीं आज जंगलों वगैरह में या जहाँ सिंचाई कोई साधन न हो सकता है प्रयोग करते हो। ठीक है। जुआ मैं बता ही दिया था कि बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी का होता है, आयताकार होता है, 3 खाने होते हैं, बीच वाले खाने में रस्सी बंधी होती है और किनारे किनारे जो खाने रहते हैं उसमें बैलों की गर्दन होती है और किनारे फिर उसके बांध दिए जाते हैं, लॉक कर दिए जाते हैं और उसी को जुआ कहते हैं। हुंकृति हुंकार, हुंकृत क्या होती है? हुंकार होती है। ब्याली सर्पिणी नागिन। मोहन, वहाँ एक शब्द आया है मोहन के व्रत, तो मोहन किसको बोला गया है? मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी। ठीक है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अब हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।